नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर आगरा से सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश बनी परेशानी। बारिश से हुआ जलभराव, पानी में डूबा एतमादपुर का सरकारी स्कूल, कक्षाओं में भरा बारिश का पानी, बारिश से हुआ जलभराव। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश बनी परेशानी। बारिश से हुआ जलभराव, पानी में डूबा एतमादपुर का सरकारी स्कूल, कक्षाओं में भरा बारिश का पानी। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जिशान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जिशान, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर? जी दुर्गेश, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश होने के कारण कई जनपदों में सरकारी स्कूल के डूबने की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला आगरा के एतमादपुर तहसील के गांव गलीराम मकसद प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पूरा विद्यालय पानी से भर गया। सभी जो विद्यालय में सरकारी जो विद्यालय है उसकी जितनी क्लासें थी उन क्लासों में पानी भर गया। हालांकि जितने वहां पर बच्चे मौजूद थे वो बच्चे जो स्कूल के अंदर सामान रखा होता है उस सामान को अपने हाथों से उठाकर सेफ जगह पर रख रहे थे। हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकारी स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई, ना वहां पर कोई अधिकारी मौके पर पहुंचा। अभी तक फिलहाल वहां पर कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है, लेकिन व्यवस्थाएं पूरी ठप दिखाई दे रही हैं। जी जिशान, चूंकि मामला आगरा का है तो यह जानना चाहूंगा आपसे कि ये हालात जो है बारिश की वजह से हुए हैं या यमुना का भी पानी मतलब बाहर आ रहा है जिसकी वजह से ऐसे हालत देखने को मिल रही है? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आगरा से सटा हुआ इलाका है आगरा बहा का, जो पिनाहट चंबल नदी है, वहां पर पानी काफी मात्रा में तेज था, लेकिन अभी फिलहाल कह सकते हैं कि वहां का स्तर भी कम हुआ है। लेकिन यमुना की पानी में भी, आगरा यमुना है उसका भी पानी का जल स्तर बढ़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो बारिश का सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है कि बारिश के कारण ही सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइवेट निजी स्कूल हैं, सभी विद्यालयों में पानी भरा है। अगर हम आगरा की बात करें सिटी की, तो आगरा को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है, लेकिन वो सब कागजी तौर पर स्मार्ट सिटी है। हालांकि जमीनी स्तर की अगर हम बात करें तो जमीनी स्तर पर कोई स्मार्ट सिटी जैसा चीजें हमें नहीं पाई जाती हैं। हालांकि पूरा शहर कुछ दिन पानी आ जाने से पूरा शहर जलमग्न हो गया। जो रोज जर्रा की चीजें होती हैं, लोग प्राइवेट जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, लोग अपने कामों पर नहीं जा पा रहे क्योंकि पूरा शहर हो गया। जी शुक्रिया जिशान, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बारिश की वजह से सरकारी स्कूल में पानी भर गया है और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो ध्वस्त होती नजर आ रही हैं। वहीं अब अगली खबर बुलंदशहर से है। वहां पर भी बारिश का कहर देखने को मिला है। बुलंदशहर के तमाम इलाकों में हुई बारिश की वजह से खेतों में पानी भर गया, जिसके चलते करीब कई खेतों में धान की जो फसल है वो एकदम से डूब गई और धान की जो फसल है वो 100% तक पानी में डूबी हुई नजर आई। धान की खेत के फसल में कई फीट बारिश की पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से किसानों में चिंताएं बढ़ने लगी हैं। वहीं बारिश की वजह से बुलंदशहर में सैलाब जैसा मंजर बन गया है। एक तरफ जहां किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन भी नुकसान के आकलन की तैयारियों में जुट गया है। इस गांव कुमरपुर के इस एरिया में 90% नुकसान है। देखिए अब क्या करें, ये सारा पानी में डूबा पड़ा है और कर्ज ले करके ये हमने डीजल फूंक फूंक के ये जो फसल पैदा की थी और ये डूब गई। 3.5 फीट पानी है, 4 फीट कहीं 4 फीट कहीं 3.5 फीट। तो हम लोग जो है का बिल्कुल खाने और पहनने को और मोहताज हो चुके हैं। अब हम तो ये कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार ही कुछ मदद करेगी। ज्यादा जानकारी के साथ कदीम राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कदीम, क्या कुछ अहम जानकारी खबर को लेकर आपके पास?
जी बिल्कुल दुर्गेश जी, आपको बता दें कि बुलंदशहर में पिछले 48 घंटों से हो रही लगातार मुसलसल बारिश का कहर लगातार जारी है। बता दें कि दुर्गेश जी 48 घंटे से लगातार वर्षा होने के कारण अन्नदाताओं के जो खेत हैं वो तालाब बन गए हैं, जो कि किसानों के खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह डूब चुकी है। दुर्गेश जी बता दें कि कई खेतों में पकी हुई धान की फसल 100% डूब चुकी है, जिसकी वजह से अन्नदाता किसान बर्बादी के कगार पर आ गया है। बता दें कि बुलंदशहर में पिछले 48 घंटों से तेज बारिश होने की वजह से खेतों में भारी जलभराव हो गया है, जिसके चलते धान की फसल के साथ साथ मक्का की बात कर लें, बाजरा की बात कर लें, ज्वार की बात कर लें या ईख की फसल की बात कर लें, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिससे अन्नदाता किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। बता दें कि दुर्गेश जी बुलंदशहर में मोटे अनाज की पकी हुई फसलों में 4-4 फीट पानी भर गया है, जिससे अन्नदाता किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं। ऐसे में जिला प्रशासन को अन्नदाता किसानों की बर्बाद हुई फसल का संज्ञान लेते हुए नुकसान के आंकलन की तैयारी कर किसानों को उनकी लागत के हिसाब से उचित मुआवजा देना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं किसानों को कुछ परसेंट राहत की सांस मिले। दुर्गे जी शुक्रिया कदीम, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो बुलंदशहर में बारिश किसानों पर कहर बनकर टूटी है और फसल जिन खेतों में लगी हुई है वहां पर भी तकरीबन 100% तक फसल पानी में डूब गई है। वहीं अब बात करते हैं बदायूं की, वहां पर भी बारिश और तेज हवाएं जो है वो किसानों पर कहर बनकर टूटी हैं। किसान पहले से ही सूखे की मार झेल रहा था और अब बारिश उन पर आफत बनकर आई है। इस साल धान, बाजरा और मक्के की अच्छी पैदावार की उम्मीद किसानों को थी, लेकिन इसी बीच बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। करीब 40% तक नुकसान के उम्मीद है और सब्जी की फसलों के लिए तो बारिश पूरी तरीके से आफत बनकर आई है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से सामने आ रही है। खुर्जा में बारिश का कहर देखने को मिला है। गांव अगौरा में बारिश से गिरा मकान, छत की चपेट में आए 4 बच्चे हुए घायल। निजी अस्पताल में कराया जा रहा बच्चों का इलाज। घर में सोया हुआ था पीड़ित परिवार। सूचना पर पहुंची पुलिस और लेखपाल की टीम। थाना देहात क्षेत्र के गांव अगौरा की घटना। बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गांव अगौरा में बारिश की वजह से मकान गिर गया और छत की चपेट में आने से 4 बच्चे घायल हो गए। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन करने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से जो मकान है वो बारिश की वजह से गिर चुका है और इस गिरे हुए मकान की छत की चपेट में आने से 4 बच्चे घायल हो गए हैं। हाँ, ये मकान गिर गया रात सुबह दिन के लिए काशी में। कितना नुकसान वगैरह कैसे है? करीब 1.5-2 लाख रुपए का। कैसे हुआ ये हादसा? बस बिजली तड़की है, बिजली की तड़कने पे और एक मकान बैठ गया है। किसी के चोट वोट? हाँ, बच्चों को चोट आई है, एक की बाँह टूट गई है, एक बच्चे का सिर फटा है, एक लड़की की चोट सिर फटा है, एक बच्चे के सिर में चोट आई है। वहीं यूपी के लखनऊ में उत्तर प्रदेश टेंट वेलफेयर एंड कैटरर्स एसोसिएशन ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने शिरकत की। सम्मान कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश टेंट कैटरर्स और डेकोरेटर्स के अध्यक्ष विजय गुप्ता ने व्यापारियों की मांगों को लेकर बात की और डिप्टी सीएम से उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। आज उन सभी व्यापारियों को, लगभग 300 व्यापारियों को हम लोग इस मंच से आज सम्मानित कर रहे हैं और यहाँ से अपने जो हम व्यापारियों की जो समस्या है उसको लेके माननीय मुख्य अतिथि हमारे ब्रजेश पाठक जी आए थे, उनको हम लोगों ने यहाँ से एक मांग पत्र दिया है। उस मांग पत्र में ये है कि जो सहालक की पीरियड में हमारे व्यापारियों को जो नो एंट्री के नाम पे जो प्रताड़ित किया जाता है और गाड़ियाँ रोक के लगभग उनका चालान कर दिया जाता है और 20-20 हज़ार रुपए की पेनाल्टी लगा दी जाती है, उसके लिए हमें उनसे मांग करी है। में सभी व्यापारियों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने मुझे बुलाकर सबसे मिलने मिलाने का अवसर प्रदान किया और टेंट और जो कैटर्स व्यवसायी हैं वास्तव में
सभी सुख दुख में हमारे साथ उपस्थित रहते हैं। इनकी जो भी दुश्वारियां हैं उनको बातचीत करके कोई न कोई हल निकालने का प्रयास करूंगा। व्यापारी का शोषण ना हो, ये सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन उपभोक्ताओं के जीवन का संरक्षण हो, आम नागरिक के जीवन का संरक्षण हो, ये भी सुनिश्चित करना सरकार का नैतिक दायित्व है। माननीय न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनके पालन के लिए व्यापारियों को भी साथ में सहभागी बनाते हुए और अधिकारी और व्यापारी और विभिन्न विभाग के लोगों का समन्वय होते हुए एक सामूहिक सर्वे का बीच का रास्ता निकले, इस प्रकार के सुझाव आए हैं और निश्चित रूप से उस पर काम आगे बढ़ेगा और व्यापारी का शोषण ना हो और जनता का हित चिंतन हो। ये दोनों आवश्यकताएं करते हुए माननीय न्यायालय के आदेश का पालन हो। वहीं कन्नौज के सौरिख ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ 54 बीडीसी सदस्यों ने डीएम सुब्रांत कुमार शुक्ला को अविश्वास प्रस्ताव दिया है। बीडीसी सदस्यों ने ब्लॉक प्रमुख कपूरी देवी बाथम पर क्षेत्र के विकास कार्यों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा कि ब्लॉक प्रमुख राजनीतिक भेदभाव से काम करती हैं। हम लोगों को ये मांग है कि कपूरी देवी बाथम को हटाया जाए, नया ब्लॉक प्रमुख चुना जाए, क्योंकि उन्होंने अभी तक 1.5 वर्ष लगभग होने को जा रहा है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। किसी को भी कोई मासिक भत्ता या मीटिंग भत्ता नहीं दिया गया है, किसी का भी कोई कार्य योजना में फीड नहीं किया गया है। हम लोगों की सिर्फ एक ही डिमांड है कि ब्लॉक प्रमुख हटाए के दूसरा चुना जाए। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पर कुएं में मिला बच्चे का शव। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कुएं में मिला है बच्चे का शव। देर रात घर से लापता था मासूम, हत्या कर शव को कुएं में फेंके जाने का आरोप। गुरसहायगंज कोतवाली के सौसरापुर गांव का मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुएं में मिला बच्चे का शव। देर रात घर से लापता था मासूम, हत्या कर कुएं में शव को फेंके जाने का आरोप। गुरसहायगंज कोतवाली के सौरसपुर गांव का मामला। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन में देख सकते हैं, जहां पर बच्चे की डेड बॉडी मिली है, उसे कुएं से निकाला गया है। वहीं आरोप यह है कि बच्चे की हत्या करके उसके शव को कुएं में फेंक दिया गया था। वहीं हसनपुर थाना के गांव मटैना में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है और युवक के हाथ और पैर बंधे हुए थे। पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। परिजनों ने बताया कि युवक सुबह चारा लेने गया था और गन्ने की मचान में रस्सी से हाथ पैर बंधा था और युवक का शव मिला। वहीं बरेली के सिविल लाइंस में स्वर्ण होटल के कारोबारी पर बड़ा लापरवाही का आरोप लगा है। मामले में लोगों ने कहा है कि आईएमए के डॉक्टर मयंक रस्तोगी ने बताया कि वो होटल में अपने संबंधियों के साथ खाना खाने गए थे और जब उन्होंने वेज सूप का ऑर्डर दिया तो होटल में उन्हें वेज सूप की जगह नॉनवेज सूप सर्व किया गया। इस बात से अनजान लोगों ने नॉनवेज सूप को वेज सूप समझकर पी लिया। उस सूप में कोई किसी ने ये नहीं बताया कि वो नॉनवेज है और उसको सबको सर्व किया गया और जो लोग वेजिटेरियन है उनको भी वेजिटेबल सूप करके उनको सर्व किया गया और सबने उसको खाया और उसके बाद पता चल रहा है कि वो नॉनवेज सूप है।
वही खबर लखनऊ से है, जहां पर राजभाषा पखवाड़े के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती पर आयोजित राजभाषा कार्यक्रम में कई कार्यक्रम हुए, जहां पर प्रश्नोत्तरी और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मंडल वित्त प्रबंधक राहुल देव ने समस्त अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही इस बैठक में राजभाषा पुस्तिका का विमोचन किया गया और हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के बारे में चर्चा की गई। वहीं मंडल रेल प्रबंधक सुरेश कुमार सपरा ने बताया कि हिंदी भाषा की सरलता और सहजता आम जनमानस की भाषा का स्थान दिलाती है। उन्होंने हिंदी भाषा को अखंड और समृद्ध भारत की शिखर बिंदु की संज्ञा देते हुए समस्त रेल कर्मियों से अपने जीवन में अधिकाधिक हिंदी के प्रयोग की अपेक्षा की। वहीं ताज नगरी आगरा में बारिश की आशंका को देखते हुए 24 सितंबर तक कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन ने आदेश दिए हैं। ऐसे में 25 सितंबर को रविवार है, लिहाजा ऐसे में 26 सितंबर से स्कूल खुलेंगे। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूल और सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेजों पर लागू होंगे। डीएम के आदेश पर सख्ती से पालन करते हुए निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी को कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों में आकस्मिक अवकाश की निगरानी करने के लिए कहा है। तो ताज नगरी आगरा में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 24 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। 25 सितंबर को रविवार है, लिहाजा स्कूल अब 26 सितंबर से खुलेंगे। ताजनगरी आगरा में अगले 2 दिन भारी बारिश की आशंका पर जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी स्कूल 24 सितंबर तक बंद कर दिए हैं। 25 सितंबर को रविवार है, ऐसे में 26 सितंबर को स्कूल खुलेंगे। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूल और सभी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इंटर कॉलेज पर लागू होगा। डीएम ने आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी को कक्षा 1 से 8 तक स्कूलों के आकस्मिक अवकाश की निगरानी करने के लिए कहा है। वहीं सुल्तानपुर सांसद मेनका गांधी ने लंपी वायरस को लेकर एक वीडियो जारी किया है। आपको बता दें कि इस वीडियो के जरिए लोगों से लंपी वायरस से प्रभावित गायों का दूध ना पीने की अपील की गई है। लंपी वायरस से कई प्रदेशों में दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है। सांसद ने डेयरी संचालकों को हिदायत देते हुए कहा कि इस रोग से प्रभावित गाय का दूध ना बेचें। लंपी स्किन डिजीज होने के बावजूद भी ये डेयरी वाले अभी भी उसका दूध निकाल करके बेच रहे हैं। ये मिठाइयों की दुकानों में जा रहा है और अन्य जगह जा रहा है जहां आप दूध पीते हैं या उसकी दही खरीदते हैं। कृपया करके ये समय दूध, दही, मिठाई ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आपने वो दूध पिया जो एक लंपी अफेक्टेड गाय का हुआ है तो भगवान जाने आपके शरीर में क्या हो सकता है। वहीं प्रतापगढ़ में पॉस्को अदालत ने 10 दिनों के अंदर सुनवाई करते हुए रेप के आरोपी को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। यूपी में अब तक सबसे कम समय में सजा सुनाए जाने का यह पहला केस बताया जा रहा है। दरअसल सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट पंकज कुमार ने सुनाई है। कोर्ट ने दोषी भूपेंद्र सिंह पर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आरोपी भूपेंद्र के खिलाफ नगर कोतवाली में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप करने का आरोप लगा था, जहां ग्रामीणों ने पिटाई कर आरोपी भूपेंद्र को पुलिस के हवाले कर दिया था, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो जज श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव द्वारा एक बलात्कार के आरोपी को, जो 6 वर्ष की पीड़िता के साथ बलात्कार किया था, 10 दिन के अंदर निर्णय दिया है। उसमें आजीवन कारावास टिल डेथ व 20,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। सर मामला क्या था? मामला था, पीड़िता अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी रक्षाबंधन के पर्व पर 12/8/2022 को, जिसमें पीड़िता निमंत्रण खाने गई थी अपने मामा के जो है छोटे बच्चे, एक 5 साल एक 2 साल के साथ। पीड़िता 6 वर्ष की थी। निमंत्रण खा के लौटते समय एक महुआमा का अभियुक्त भूपेंद्र सिंह
पीड़िता को जो है उठा ले गए। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कुशीनगर से सामने आ रही है, जहां पर रामपुर दहाउर में तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। तेंदुए ने बुजुर्ग महिला को बनाया शिकार, लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। अब तक 2 महिलाओं को बनाया शिकार। आसपास के गांव में लोगों को किया गया अलर्ट। कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रामपुर दहाउर में तेंदुए का आतंक देखने को मिला है। तेंदुए ने बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया है, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। अब तक तेंदुआ 2 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है और जिसकी वजह से आसपास के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें तेंदुए का शिकार हुई महिला को हम दिखा रहे हैं। वहीं तेंदुए की तस्वीर भी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं कन्नौज जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डहेलपुर गांव के जंगल में एक युवक का शव लटका हुआ मिला। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक राजीव बीमारी के चलते परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा था, जिसको लेकर उसने यह कदम उठाया। पिताजी ने इसलिए लगाई क्योंकि बीमार थे और इसके लिए हमारे फांसी लगाई। वहीं हमीरपुर के ग्राम पंचायत ददरी में जॉब कार्ड को लेकर धांधली का मामला सामने आया, जहां पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर पंचायत मित्र सचिव ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि रोजगार सेवक और सचिव एपीओ सहित कई लोगों पर जॉब कार्ड घोटाले में शामिल होने का आरोप है। यही नहीं, ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 15 साल से गांव में विकास नाम का कोई काम नहीं हुआ है। सर, जो ग्राम पंचायत में मनरेगा में कार्य किया जाता है उसमें जो भुगतान किया जाता है जॉब कार्ड में, वो फर्जी तरीके से हो रहा है। मतलब जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनका जॉब कार्ड बना के पूरा भुगतान करते हैं, तो जो गांव में 20 साल से नहीं ले रहे लोग उनका भी मतलब बराबर पैसा जाता है। जॉब कार्ड किसी का, खाता किसी अन्य का व्यक्ति का लगाते हैं और पूरा भुगतान कराते हैं। मेरा जॉब कार्ड बना है और मैं मतलब 11वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, राट के BNB स्कूल में है। और तो मेरे जॉब कार्ड में पैसे आते हैं और मेरी उम्र नहीं है, अभी मेरी उम्र 16 साल है। तो वो लोग मेरे से रुपया निकाल ले जाते हैं, मुझे 300 रुपये। अब बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से सामने आ रही है, जहां पर किसान पर गिरी आकाशीय बिजली। खेत में काम कर रहा था किसान, बिजली गिरने से बुरी तरह झुलसा। परिजनों ने किसान को पहुंचाया अस्पताल। सदर कोतवाली क्षेत्र के जुक्कया गांव का मामला। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर खेत में काम कर रहे किसान पर आकाशीय बिजली गिर गई। बिजली गिरने से किसान बुरी तरीके से झुलस गया और परिजनों ने किसान को अस्पताल पहुंचाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के जुक्कया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर खेत में काम कर रहे किसान पर आकाशीय बिजली गिर गई। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर अस्पताल में आकाशीय बिजली जी मैं चला के वहीं पानी भरा तो मुझे झुल रहा था, तो अचानक बिजली गिरी और भैया गिरी है पानी में। तो भैया क्या झुलसे हैं क्या? हाँ, हल्की सी मतलब झड़प आई है। अच्छा, हल्का झुलसे भी हैं। हाँ। तो आप लोग कहाँ ले जा रहे थे इन्हें? ले कहीं नहीं जा रहे, सीधे यहीं लेके आए हैं। तो खेत सीधे यहीं चले। कितना खेत होगा आपके पास? यहाँ से होगा लगभग 4-5 किलोमीटर। अब बात करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है। तिगरी गंगा धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ा, धीरे धीरे किनारों का कटान कर रही गंगा। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर। बिजनौर बैराज से 42,890 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी छोड़ने के बाद बढ़ा गंगा का जलस्तर। तिगरी में पुरोहितों की झोपड़ियों तक पहुंचा पानी। फिलहाल खतरे के निशान से काफी नीचे है गंगा।
अमरोहा में गंगाधाम तिगरी का है मामला। अमरोहा में गंगाधाम तिगरी से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर तिगरी धाम में गंगा का जलस्तर बढ़ गया है। धीरे धीरे किनारों का कटान कर रही गंगा। तिगरी में पुरोहितों की झोपड़ियों तक पहुंचा गंगा का पानी। फिलहाल खतरे के निशान से काफी नीचे है गंगा का जलस्तर। अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तिगरी गंगा धाम में गंगा का पानी बढ़ गया है, गंगा में जलस्तर बढ़ गया है और पुरोहितों के झोपड़ियों तक गंगा का पानी पहुंच गया है। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें गंगा नदी उफान पर दिखाई दे रही है। वहीं तस्करों के लिए गांजे की तस्करी सबसे आसान साधन रेलवे बनता दिखाई दे रहा है। तस्कर अब रेल यात्री बनकर नशीले पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन इन गांजा तस्करों पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ लगाम लगाने और गांजे के नेटवर्क को तोड़ने का काम कर रही है। इसी कड़ी में विशाखापट्टनम से हो रही गांजे की तस्करी को आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने पकड़ा। आरपीएफ आगरा कैंट प्रभारी सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गांजा तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने के लिए आरपीएफ और जीआरपी संयुक्त रूप से काम कर रही हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 अगस्त तक लगभग 450 किलो गांजा बरामद किया जा चुका है और जो गांजा तस्कर पकड़े गए थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भी भेजा गया है। पकड़े गए गांजे की बाजारी कीमत लगभग 45 लाख रुपए है। आरपीएफ और जीआरपी दोनों जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई है जो ट्रेनों में अवैध रूप से गांजा, शराब इत्यादि जो नशीले पदार्थ हैं उनकी तस्करी कर रहे हैं, उनकी धरपकड़ की जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2020 में लगभग 3-3.5 क्विंटल के आसपास, वर्ष 2021 में करीब 4.5 क्विंटल और इस वर्ष जनवरी से और 31 अगस्त तक लगभग 450 किलो अवैध रूप से जो गांजा था वो ले जाया जा रहा था। इसको पकड़ा गया आरपीएफ और जीआरपी द्वारा। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।